गुड इवनिंग माय प्रिय छात्र एवं छात्राओं। बेटा आपको 10 लेक्चर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट लेक्चर मिल चुके हैं। बेटा आज 11वां लेक्चर है। ठीक, मैं 11वां लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। फिर क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बेटा बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। बेटा ऊतक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे। जीवाश्म के अध्ययन को बोलेंगे? पैलियोंटोलॉजी बोलेंगे। और बेटा कोशिका के अध्ययन का क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। पौधों की उम्र या पौधों की उम्र ज्ञात करने को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। पौधे की उम्र ज्ञात करने को या पौधे की उम्र ज्ञात करने को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इंपॉर्टेंट है बेटा, पौधे की उम्र ज्ञात करने को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। और पौधे का उम्र वार्षिक वाले गिन के ज्ञात किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे की उम्र कैसे ज्ञात करते हैं? तो पौधे का उम्र वार्षिक वाले गिन के ज्ञात करते हैं और पौधे की उम्र ज्ञात करने को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते थे? साइटोलॉजी बोलते थे बेटा। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते थे। जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी बोलते थे बेटा। जो शैवाल होते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और बेटा ध्यान देना, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। और बेटा ध्यान देना, जंत मतलब जैसे हम लोग हुए, जंत का जो प्रकृति से संबंध होता है, हम लोगों का जो प्रकृति से रिश्ता है या जो मनुष्य या जंतु का प्राकृतिक से संबंध है बेटा, तो इसको इकोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इकोलॉजी क्या होती है? तो जंत और प्रकृति के बीच जो संबंध होता है, जंत और प्रकृति के बीच जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करोगे, पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन करते हो, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करोगे। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में पौधे की उम्र का ज्ञात करोगे, हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। और ये जंत और पौधों के बीच जो जंत या वातावरण के बीच जंत का वातावरण या प्रकृति से जो संबंध है, जंत का वातावरण या प्रकृति से जो संबंध है बेटा, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। जंत का किससे संबंध? प्रकृति से संबंध को क्या बोलोगे? इकोलॉजी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है पादप जगत का सबसे मान्य वर्गीकरण बेटा ओस्टवाल्ड टिप्पो ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादप जगत का सबसे मान्य वर्गीकरण किसका है? ओस्टवाल्ड टिप्पो का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप जगत का, पादप माने पौधा होता है बेटा, पादप माने क्या होता है? पौधा होता है। तो पादप जगत या पौधों का आधुनिक वर्गीकरण किसने दिया था? ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। ठीक बेटा, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने बताया था कि पौधों को 2 ग्रुप में बांट दिए थे बेटा। एक का नाम था थैलोफाइटा और एक का नाम था एम्ब्रियोफाइटा। ध्यान से समझना बेटा, पौधों का आधुनिक वर्गीकरण या पादप का आधुनिक वर्गीकरण ओस्टवाल्ड टिप्पो ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों का वर्गीकरण किसने किया था? आधुनिक वर्गीकरण, तो बेटा ओस्टवाल्ड टिप्पो ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है ओस्टवाल्ड टिप्पो के वर्गीकरण में 2 थे, एक थैलोफाइटा, एक एम्ब्रियोफाइटा। ध्यान देना बेटा, जो थैलोफाइटा होते हैं इनमें हम लोग मुख्य रूप से शैवाल का अध्ययन करते हैं, जीवाणु का अध्ययन करते हैं, नीले हरे शैवाल का अध्ययन करते हैं। ठीक, थैलोफाइटा में किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणु का अध्ययन करेंगे, शैवाल का अध्ययन करते हैं और नीले हरे शैवाल का भी अध्ययन करते हैं। बेटा जब बात हम लोग शैवाल की करते हैं, तो शैवाल कई प्रकार के होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शैवाल है बेटा लाल शैवाल। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है लाल शैवाल से। लाल शैवाल से एक जेली जैसा कुछ प्राप्त होता है जिसका नाम होता है अगार अगार। क्वेश्चन खूब पूछा गया है, अगार अगार किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से। और उस लाल शैवाल का नाम होता है जिलेडियम और ग्लेसेरिया। क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि ये अगार अगार किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से प्राप्त होता है। अगर बेटा लाल शैवाल का नाम पूछा जाए किससे प्राप्त होता है, तो उसका नाम है जिलेडियम और ग्लेसेरिया। ठीक,
तो लाल शैवाल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था कि लाल शैवाल से अगार अगार प्राप्त होगा, और जिस लाल शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है उसका नाम है जिरेडियम और ग्रेसिलिया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है समुद्र के सबसे गहराई पे भी लाल शैवाल पाया जाता है। समुद्र के सबसे गहराई पे कौन सा शैवाल पाया जाएगा? लाल शैवाल पाया जाता है। ठीक, उसके बाद बेटा आता है हरा शैवाल आता है। हरा शैवाल जो होता है उसमें बेटा एक उदाहरण है क्लोरेला, एक है क्लोरेला। हरा शैवाल का उदाहरण क्या है? क्लोरेला और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। इसके बाद बेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है नीले हरे शैवाल से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है नीले हरे शैवाल से, जिसको नीले हरे शैवाल को शॉर्टकट में बीजीए बोलते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। जो नीले हरे शैवाल होते हैं बेटा, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बेटा हेट्रोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? तो नीले हरे शैवाल में पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट कहाँ पाया जाएगा? नीले हरे शैवाल में पाया जाएगा। और हेट्रोसिस्ट का कार्य क्या होगा? बेटा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ठीक, इसी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीले हरे शैवाल का उदाहरण क्या होता है? तो नीले हरे शैवाल का बेटा उदाहरण एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्पाइरुलिना नीले हरे शैवाल का एग्जाम्पल है। स्पाइरुलिना नीले हरे शैवाल का उदाहरण है। और बेटा स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नीले हरे शैवाल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी? तो होता है बाबू, उसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, इसके बाद नीले हरे शैवाल हो गए बेटा। नीले हरे शैवाल में हेट्रोसिस्ट होगा, स्थिरीकरण करेगा नाइट्रोजन का। और इससे का उदाहरण था एक स्पाइरुलिना, जो क्या करता है बेटा? आप इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अगार अगार लाल शैवाल से नाम होगा जिरेडियम और ग्लेसेरिया, समुद्र के सबसे गहराई पे पाया जाता है। ठीक, हरे शैवाल के बारे में बता दिए बेटा। तो ये थोड़ा था थैलोफाइटा के बारे में। लेकिन जब इसके बाद इम्ब्रियोफाइटा आता है, जब इम्ब्रियोफाइटा आता है बेटा, तो इम्ब्रियोफाइटा में सबसे पहले आता है ब्रायोफाइटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ब्रायोफाइटा को मांस, जो बेटा ब्रायोफाइटा होता है, इम्ब्रियोफाइटा में पहला है ब्रायोफाइटा। ध्यान से समझना, पहला क्या है बेटा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में एक उदाहरण जिसका नाम है फ्यूनेरिया या मास। ब्रायोफाइटा में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है फ्यूनेरिया या मास। खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि फ्यूनेरिया या मास किस में आता है? ब्रायोफाइटा में। फ्यूनेरिया या मास किस में आएगा? ब्रायोफाइटा में। ध्यान देना बाबू, जो ब्रायोफाइटा होते हैं, या आप बोल सकते हो जो मास होते हैं, या आप बोल सकते हो जो फ्यूनेरिया होते हैं, इसमें बेटा जड़ पाई नहीं जाती। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फ्यूनेरिया में, मास में, ये बात सब बेटा एक ही है, फ्यूनेरिया, मास या ब्रायोफाइटा, इसमें जड़ नहीं पाया जाता है। बट लेकिन जड़ के जगह पे मूलाभास पाया जाता है। जड़ के जगह पे मूलाभास पाया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूलाभास किस में पाया जाता है? तो ये बेटा पाया जाता है फ्यूनेरिया में, मास में, या तो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है मूलाभास। और मूलाभास क्या करेगी? जो कार्य जड़ करती है, मूलाभास बेटा जल और खनिज पदार्थों का क्या करता है? अवशोषण करता है। किसमें करेगा? मास में करेगा, या फ्यूनेरिया में करेगा, या ब्रायोफाइटा में करेगा। नहीं समझे बात? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा ब्रायोफाइटा से कि ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं होता। फिर जड़ नहीं होता, जड़ की जगह पे क्या पाया जाता है? मूलाभास। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा फ्यूनेरिया में पाया जाता है या मास में पाया जाता है। और मूलाभास का कार्य क्या होता है? तो बेटा मूलाभास का कार्य जल का अवशोषण और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना होता है। ठीक, उसके बाद जो ब्रायोफाइटा होते हैं, या जो फ्यूनेरिया होता है, या जो मास होता है बाबू, इसका मुख्य प्लांट बॉडी, या इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य प्लांट बॉडी या मेन प्लांट बॉडी क्या होता है बेटा? गैमीटोफाइट होता है।
गैमीटोफाइट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रायोफाइटा का मुख्य प्लांट बॉडी या ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी क्या होती है। ब्रायोफाइटा या फ्यूनेरिया या मास का मेन प्लांट बॉडी क्या होगी बेटा, गैमीटोफाइट होगा। क्या होता है, गैमीटोफाइट। उसके बाद जो ब्रायोफाइटा होते हैं बेटा, जो ब्रायोफाइटा होता है या फ्यूनेरिया होता है या मास होता है, समझना मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बेटा क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाता है। ब्रायोफाइटा या फ्यूनेरिया या मास का जो नर होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया और मादा को बोलते हैं आर्कीगोनिया। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूनेरिया के नर को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया, और मादा को क्या बोलते हैं, मादा को क्या बोलेंगे बेटा, आर्चीगोनिया। मादा को क्या बोलेंगे, आर्चीगोनिया बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बेटा फ्यूनेरिया का या ब्रायोफाइटा का या मास का मुख्य पौधा या मेन प्लांट बॉडी। खूब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा कि ब्रायोफाइटा का या फ्यूनेरिया का या मास का मुख्य प्लांट बॉडी या मुख्य पौधा क्या होता है, गैमीटोफाइट होता है। ठीक बेटा, ध्यान देना, ब्रायोफाइटा का या फ्यूनेरिया का जो नर होता है उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं और मादा को आर्कीगोनिया बोलते हैं। नर को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया, और मादा को आर्कीगोनिया। ध्यान देना बेटा, एक ब्रायोफाइटा और है जिसका नाम है स्फैग्नम, इंपॉर्टेंट है। एक ब्रायोफाइटा और है जिसका नाम है स्फैग्नम है। एक ब्रायोफाइटा और है जिसका नाम स्फैग्नम है। इसका कार्य होता है बेटा, क्या होता है, सामानों को पैकेजिंग में। आप देखे होंगे कभी कभी जो पौधे होते हैं उसके नीचे पुआल जैसा कुछ लपेटा होता है या पैरे जैसा कुछ लपेटा होता है। ये जो स्फैग्नम होता है बेटा, ये नमी को बनाए रखता है। खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि स्फैग्नम का मुख्य कार्य क्या होता है, नमी को बनाए रखना। और स्फैग्नम एक प्रकार का क्या है, ब्रायोफाइटा है। स्फैग्नम एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है और इसका काम पैकिंग में किया जाता है और ये नमी को क्या करता है, बनाए रखता है। जो बाबू फ्यूनेरिया होता है या जो ब्रायोफाइटा है या मास है, इसमें परिमुख पाए जाते हैं, प्रमुख दांत पाए जाते हैं जिनकी संख्या 32 होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा में या फ्यूनेरिया में जो प्रमुख टीथ होते हैं या परिमुख दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और ये बेटा 16 की 2 रो में पाए जाएंगे। ठीक, तो कितने टीथ होंगे, फ्यूनेरिया है तो पौधा बेटा, लेकिन कुछ दांत जैसी संरचनाएं होती हैं उसको हम लोग प्रमुख बोलते हैं। और उसमें कितने दांत होते हैं, 32 या 32 दांत होते हैं। किस रो में, 16 के रो में। उसके बाद बेटा आता है टेरिडियोफाइटा। ब्रायोफाइटा में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है टेरिडियोफाइटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो टेरिडियोफाइटा होता है बेटा, इसमें मुख्य रूप से हम लोग फर्न का अध्ययन करते हैं। टेरिडियोफाइटा में हम लोग मुख्य रूप से किसका अध्ययन करते हैं, फर्न का अध्ययन करते हैं। किसमें, टेरिडियोफाइटा में। टेरिडियोफाइटा में फर्न का अध्ययन करते हैं बेटा। याद रखना, सबसे पहले संवहन बंडल या संवहन ऊतक, सबसे पहले संवहन बंडल या संवहन ऊतक जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। संवहन बंडल में क्या क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले संवहन बंडल या संवहन ऊतक का निर्माण किस में हुआ था, तो टेरिडियोफाइटा में हुआ था या फर्न में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी खास बात है बेटा कि जो फर्न होते हैं या जो टेरिडियोफाइटा होते हैं, इनका मुख्य पौधा या इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। ध्यान से समझना, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि ब्रायोफाइटा का या फ्यूनेरिया का मुख्य पौधा या मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होता है। लेकिन बेटा टेरिडियोफाइटा का या फर्न का मुख्य प्लांट बॉडी या मुख्य पौधा क्या होगा, स्पोरोफाइट। इसका मतलब ब्रायोफाइटा या फ्यूनेरिया पूछा जाए तो मुख्य पौधा उसका गैमीटोफाइट लगाओगे, और अगर क्या पूछा जाए, टेरिडियोफाइटा पूछा जाए या फर्न पूछा जाए तो उसका मुख्य पौधा या मेन प्लांट बॉडी उसका क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। ठीक, इसके बाद बेटा इसी ब्रायोफाइटा या फर्न में एक एग्जाम्पल है बेटा जिसका नाम है एजोला, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है एजोला। ये बेटा धान की पैदावार को बढ़ा देता है। एजोला क्या करता है, धान की पैदावार को बढ़ा देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एजोला है क्या, तो एजोला एक प्रकार का टेरिडियोफाइट या फर्न है। एजोला एक प्रकार का टेरिडियोफाइट या फर्न है और धान की पैदावार को क्या करता है, बढ़ा देता है। एक बाबू फर्न और है, उसका नाम है एडिनेटम। एक फर्न और है, उसका नाम है एडिनेटम। एक फर्न और है जिसका नाम है एडिनेटम। इसे घुमक्कड़ फर्न कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, घुमक्कड़ फर्न कहते हैं। किसे, एडिनेटम।
इसके बाद बेटा जो टेरिडियोफाइटा होता है, टेरिडियोफाइटा जो होता है, टेरिडियोफाइटा की एक खास बात और होती है कि इसमें एक हृदय जैसी संरचना पाई जाती है। टेरिडियोफाइटा या फर्द में एक हृदय जैसी संरचना होती है बेटा, जिसको प्रोथाइलस कहते हैं। ये भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोथाइलस की आकार कैसा होता है, हृदय जैसा। प्रोथाइलस का आकार कैसा होता है, हृदय जैसा। और बेटा किसमें पाया जाएगा, टेरिडियोफाइटा या फर्द में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टेरिडियोफाइटा या फर्द में पाया जाता है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, द्विनिषेचन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में नवास्चिन ने बताया था। किसने बताया था, नवास्चिन। ना याद कर पाना तो याद कर रख लेना, नवा सचिन। सचिन तेंदुलकर को आप लोग जानते होंगे, तो नाम क्या था इनका, नवा। वैसे नाम है इनके, नवास्चिन नाम है, लेकिन आप याद रखोगे नवा सचिन। ठीक, नवास्चिन ने किसके बारे में बताया था, द्विनिषेचन के बारे में या डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसने बताया था, नवास्चिन ने बताया था। ध्यान देना बेटा, जो भ्रूण होता है जिसको इम्ब्रियो बोलते हैं, वो द्विगुणित होता है, 2n। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रूण द्विगुणित 2n होगा। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या, भ्रूणपोष। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भ्रूणपोष, जिसको इंडोस्पर्म बोलते हैं। जो इंडोस्पर्म होता है या भ्रूणपोष होता है बेटा, त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित होगा भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म। ठीक, इसके बाद ध्यान देना बेटा, जो द्वितीयक वृद्धि होती है ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, बीजपत्री पौधों में नहीं होती है। द्वितीयक वृद्धि किन पौधों में होगी, द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों में होती है। क्यों होती है, क्योंकि एधा होता है या कैम्बियम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों में किसके कारण होती है, कैम्बियम या एधा के कारण होती है। ठीक, और द्विबीजपत्री पौधों में पौधा मोटाई में या चौड़ाई में वृद्धि करता है। याद रखना बेटा, द्विबीजपत्री पौधों में क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि सिर्फ और सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में होती है, इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक वृद्धि सिर्फ और सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में होगी और इसमें मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि होती है। और द्वितीयक वृद्धि होती किसके कारण है, कैम्बियम के कारण होती है या एधा के कारण होती है। लेकिन द्वितीयक वृद्धि एक बीजपत्री पौधों में नहीं होती है। द्वितीयक वृद्धि एक बीजपत्री पौधों में नहीं होती है, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि एक बीजपत्री पौधों में क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें एधा पाया नहीं जाता, उसमें एधा पाया नहीं जाता। बाबू पौधे की उम्र ज्ञात करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते थे, और पौधों की उम्र वार्षिक वलय गिन के ज्ञात किया जाता है। पौधों की उम्र कैसे ज्ञात किया जाता है, वार्षिक वलय को गिन लिया जाता है, उससे पौधे की उम्र के बारे में पता चल जाता है। बाबू ध्यान देना, पौधों में लकड़ियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक का नाम है हार्टवुड, दूसरे का नाम है सैपवुड। एक लकड़ी है जिसका नाम है हार्टवुड, दूसरा नाम है, और दूसरी लकड़ी है उसका नाम है सैपवुड। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हार्टवुड का दूसरा नाम क्या होता है, तो हार्टवुड का दूसरा नाम होता है बेटा ड्यूरामेन होता है, और सैपवुड का होता है अल्बर्नम। हार्टवुड का दूसरा नाम क्या होता है, हार्टवुड का दूसरा नाम क्या होगा बेटा, ड्यूरामेन होगा। सैपवुड का दूसरा नाम क्या होगा, अल्बर्नम होगा। जो हार्टवुड होती है ये निष्क्रिय होती है, निर्जीव होती है या मरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्टवुड का दूसरा नाम ड्यूरामेन होगा, ये निष्क्रिय होती है, निर्जीव होती है, मरी होती है। लेकिन बेटा जो दूसरा होता है जिसका नाम है सैपवुड है, सैपवुड का दूसरा नाम अल्बर्नम होता है, और ये बेटा ये सजीव होती है, ये जीवित होती है। ट्रिक, इसका ट्रिक मैंने उसमें लिखा था, HDS से, नोट्स में लिखा है HDS से। एच माने हार्टवुड, डी माने ड्यूरामेन, मतलब हार्टवुड का दूसरा नाम ड्यूरामेन। यस मतलब सैपवुड, ए मतलब अल्बर्नम। तो हार्टवुड का दूसरा नाम ड्यूरामेन, सैपवुड का दूसरा नाम अल्बर्नम। और हार्टवुड मरी होगी, जिंदी मरी होगी, और सैपवुड कैसी होगी बेटा, सैपवुड क्या होती है, जिंदी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, सैपवुड जिंदी होगी, दूसरा नाम अल्बर्नम होगा। हार्टवुड मृत होती है, उसका दूसरा नाम क्या होता था, ड्यूरामेन। ठीक, पौधों की उम्र ज्ञात करने क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म कैसा होगा, द्विगुणित। एंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है, 3n होता है। नोट्स में लिखा है, आपको भेजे हैं जो बाबू ग्रुप में, 3n होता है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, और भ्रूण 2n या द्विगुणित होता है। इसके बाद बीजांड के प्रकार पूछे जाते हैं। जो आवृत्तबीजी पौधों में या ज़्यादातर पौधों में जो बीजांड पाया जाता है बेटा, उसका नाम होता है एनाट्रोपस। क्या होता है, एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस बीजांड ज़्यादातर पौधों या आवृत्तबीजी पौधों में पाया जाता है। लेकिन एक बीजांड है जिसका नाम है क्या, आर्थोट्रापस। एक बीजांड है जिसका नाम है आर्थोट्रापस, एक बीजांड है बेटा जिसका नाम है आर्थोट्रापस।
ये इसका बीजांड सीधी लाइन में होता है। क्वेश्चन 4-5 लाइन में लिखा होगा, ध्यान से पढ़ना, और ऑप्शन में दिया होगा आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, एम्फीट्रापस ऐसे दिया होगा। बेटा अगर क्वेश्चन में कहीं सीधी लाइन बीजांड दिखे, खाली मात्र सीधी लाइन पढ़ना, अगर क्वेश्चन में कहीं सीधी लाइन बीजांड दिख जाए तो बेटा लगाओगे आर्थोट्रापस। और सामान्यतः आवृत्त बीजी पौधों में कौन सा बीजांड होगा? एनाट्रापस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एनाट्रापस पाया जाता है। ध्यान देना, जो परागकण होते हैं इनको पोषण टेप्टम देती है। क्या होती है? टेप्टम देती है। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि परागकण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो वो होता है बेटा टेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा? टेप्टम के द्वारा। और माइक्रोस्पोरेंजिया की जो सबसे आंतरिक परत होती है, उसी को ही टेप्टम बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? टेप्टम। और यही टेप्टम होता है किसको पोषण देता है? परागकण को। जैसे बेटा हम लोग के अंदर शुक्राणु होता है जंतु में, ऐसे ठीक पौधों के जो नर होता है उसके अंदर क्या बनता है? परागकण बनता है। क्या बनता है? परागकण। उसको पोषण कौन देगा? टेप्टम। ये माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे आंतरिक परत होती है। बेटा 2 शब्द होता है, एक शब्द है प्रोटेंड्री, एक है प्रोटोगाइनी। एक शब्द है बेटा प्रोटेंड्री, एंड्री ऐसा लगता है एंड्रोसियम, प्रोटेंड्री लास्ट में क्या है? एंड्री ऐसा लगता है एंड्रोसियम। और तुम जानते हो एंड्रोसियम मतलब होता है नर, ठीक। दूसरा है प्रोटोगाइनी, गाइनी मतलब लगता है गाइनोसियम, और गाइनोसियम मतलब होता है मादा। क्या होता है? मादा होता है। तो अब ध्यान देना, नाम है प्रोटेंड्री, नाम क्या है? प्रोटेंड्री, नाम है प्रोटेंड्री, इसका मतलब एंड्री मतलब एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब नर। और दूसरा है प्रोटोगाइनी, गाइनी मतलब होता है गाइनोसियम, गाइनोसियम मतलब होता है मादा। अब ध्यान से समझना, जब नर मादा से पहले परिपक्व हो जाए, तब बोलते हैं प्रोटेंड्री। भैया एंड्री, प्रो माने पहले, एंड्री मतलब नर, एंड्रोसियम मतलब क्या होता है? नर। प्रो माने पहले, एंड्री मतलब नर। इसका मतलब जब नर पहले परिपक्व हो जाए मादा से, तब बोलोगे प्रोटेंड्री। अब ऐसे प्रोटोगाइनिम होता है, प्रो माने पहले और एंड्री और गाइनी मतलब गाइनोसियम, गाइनोसियम मतलब मादा। प्रोटोगाइनिम क्या होता है बेटा? इसमें मादा नर से पहले परिपक्व हो जाती है। जब नर से पहले मादा परिपक्व हो जाए, तो प्रोटोगाइनी, और जब नर पहले परिपक्व हो जाए किससे? मादा से, तो प्रोटेंड्री बोलते हैं। एंड्री प्रो माने पहले, एंड्री मतलब नर। इसका मतलब आज नर पहले परिपक्व होगा मादा से, और प्रोटोगाइनी मतलब प्रो माने पहले, गाइनी मतलब मादा। इसका मतलब आज पहले मादा परिपक्व होगा नर से। नर से पहले मादा परिपक्व हो जाए, नर पहले परिपक्व हो, मादा बाद में परिपक्व हो तो बेटा प्रोटेंड्री, और मादा पहले परिपक्व हो जाए, नर बाद में हो तो प्रोटोगाइनी इसे कहते थे। जब एक पौधे के 2 पुष्पों के बीच परागण हो, तो बेटा इसको बोलते हैं जिटिनोगैमी। क्या बोलते हैं? जिटिनोगैमी। जब एक पौधे के 2 पुष्प के बीच परागण हो, तो जिटिनोगैमी बोलते हैं। और जब बंद पुष्प के अंदर परागण हो, तो इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या बोलते हैं बेटा? क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। एजोला क्या है? फर्न है। धान की पैदावार बढ़ाएगा। स्फैग्नम क्या है? ब्रायोफाइटा है। पैकेजिंग में इसका मदद किया जाता है। एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कैसा होगा? त्रिगुणित या 3N होता है। ब्रायोफाइटा फ्यूनेरिया या मांस का मुख्य पौधा या मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। टेरिडियोफाइटा या फर्न का मुख्य प्लांट बॉडी क्या होगा बेटा? स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। सबसे पहले संवहन ऊतक एनिजाइलम फ्लोएम का निर्माण, सबसे पहले संवहन मंडल एनिजाइलम फ्लोएम का निर्माण टेरिडियोफाइटा या फर्न में हुआ था। अगार अगार लाल शैवाल से प्राप्त होगी। मूलाभास पाए जाएंगे, जड़ नहीं पाया जाएगा। ब्रायोफाइटा फ्यूनेरिया या मांस में मूलाभास पाए जाते हैं, जड़ नहीं इसमें पाया जाता है। प्रमुख दांत कितने होंगे? 32 होंगे। 32 होंगे। कितने रो में होंगे? 2 रो में होंगे। हेट्रोसिस किस में पाई जाएगी? नीले हरे शैवाल में पाई जाएगी, जिसका मुख्य कार्य क्या होगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। तो बेटा मैं
इतना आपको बता दिया, इसका नोट्स आपको मिल चुका है। आप लोग कोशिश करिएगा, पहले नोट्स पढ़ लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, लगभग ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी। ये बेटा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगला लेक्चर आपको क्विक रिवीजन का मिलेगा।